भर में डॉक्टर्स में गम और गुस्सा दिख रहा है। कोलकाता की शर्मनाक घटना ने 2 साल पहले दिल्ली के निर्भया कांड के बाद ठीक इसी तरह देश भर से लोगों के गुस्से की तस्वीरें देखने को मिली थी। जैसे कोलकाता दोस्तों, आप लोगों को दिल्ली का वो निर्भया केस अभी भी रात को सोने नहीं देता होगा, क्योंकि उस केस ने पूरे देश में मानो दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से इस केस में गुनहगारों को फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। लेकिन इस केस के बाद बहुत से सवाल भी उठ रहे थे, जैसे लड़की रात में अपने दोस्त के साथ क्यों गई, क्या फिल्म रात में ही देखनी थी आदि। लेकिन आज की हमारी कहानी उन सभी लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो लड़कियों के साथ बुरा होने पर उन्हीं की गलती निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उन्हीं पर सवालों की बौछार कर देते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल स्टोरी हंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है 8 और 9 अगस्त 2024 की रात की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की अचानक लाश मिलने से पूरा अस्पताल या कहे पूरा कोलकाता शहर सदमे में आ जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर की मौत किसी बीमारी के चलते नहीं बल्कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई थी। लोगों ने इस हत्या की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से की और इसी के चलते इस केस को निर्भया 2.0 नाम दिया गया। कोलकाता में एक कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इसी कॉलेज में एक लड़की एज ए ट्रेनी काम करती थी, जिसका सपना था अपने माता पिता का सपना पूरा करना। नीट का एग्ज़ाम पास करके और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वो अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर ड्यूटी कर रही थी। उसकी फैमिली में टोटल 3 सदस्य थे, एक वो लड़की और उसके माता पिता। उसके पिता अपनी रोजी रोटी के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म बेचा करते थे और उसी यूनिफॉर्म को बेचकर उसने अपनी बेटी को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई थी। अभी कुछ दिनों से ट्रेनी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट चल रही थी, जो रात में 10 बजे से शुरू होती थी। 8 अगस्त को भी ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी के लिए टाइम से निकल जाती है और ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। अस्पताल में वो सभी पेशेंट को देखती है। इस सब में रात के 2 बज जाते हैं। जब हॉस्पिटल में वर्कलोड थोड़ा कम होता है तो ट्रेनी डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाती है। खाना खाने के बाद सभी फिर से पेशेंट के पास राउंड लगाने चले जाते हैं कि कहीं किसी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं है। इस सब के बाद ट्रेनी डॉक्टर, जो कि काफ़ी समय से ड्यूटी पर थी, वो उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल में आराम करने पहुंच जाती है, क्योंकि अक्सर जूनियर डॉक्टर वहां पर आराम करने चले जाते थे। उस समय रात के 3:15 हो रहे थे। ट्रेनी डॉक्टर वहीं पर आराम करने जाती है और उसके बाद सुबह तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाकी दोस्त भी यही सोचते हैं कि शायद बिना बताए घर चली गई होगी और अस्पताल में सभी सेवाएं ऐसे ही चल रही थी जैसे रोजाना चलती है। अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उस हॉस्पिटल में क्या अनहोनी हो गई है। तभी सुबह के करीब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में पहुंचता है और जैसे ही वो सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी और फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। ये सेमिनार हॉल जैसा कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था, तो सभी जूनियर डॉक्टर फ्री टाइम में वहीं पर रेस्ट करने पहुंच जाते थे। क्योंकि वैसे तो ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी वहाँ स्टाफ के लिए कोई भी रेस्ट रूम की सुविधा नहीं थी। इसलिए डॉक्टर मोमिता ने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करने की सोची, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जहाँ वो रेस्ट करने जा रही थी वहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आएगी। अब जैसे ही हॉस्पिटल का कर्मचारी जूनियर डॉक्टर को इस हालत में देखता है तो वह चिल्लाता हुआ बाहर आता है। उसकी चीखें जैसे ही वहाँ अन्य लोगों को सुनाई देती है तो वहाँ मौजूद अन्य स्टाफ व मौजूद लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और जब वे लोग जूनियर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी हालत को देखकर मानो सहम जाते हैं। उसकी हालत को शब्दों में बयान करना भी नामुमकिन था। उसकी दोनों आंखें, जिन पर लगा चश्मा टूटा हुआ था, उनसे खून निकल रहा था। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। गले की हड्डी टूटी थी, एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी,
हाथ की उंगली टूटी हुई थी, मुंह और होठों से खून बह रहा था, पेट पर गहरे घाव थे। डॉक्टर की हालत देखकर वहां मौजूद सभी व्यक्ति घबरा जाते हैं और डॉक्टर के शरीर को कपड़े से ढक देते हैं। जब वहां मौजूद डॉक्टरों द्वारा चेक किया जाता है तो डॉक्टर की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर की लाश को उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाया जाता है और डॉक्टर के घर वालों को इसकी सूचना दी जाती है। हॉस्पिटल से एक फ़ोन ट्रेनी डॉक्टर के पिता को किया जाता है और बताया जाता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। इसके बाद घरवाले थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि रात में ही उनकी बेटी ने उनसे अच्छे से बात की थी, तो अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। वो लोग सोच ही रहे थे कि हॉस्पिटल से एक और कॉल आता है और बताया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। ये खबर जैसे ही घरवालों को मिलती है, उनके पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक जाती है और वो रोते बिलखते तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें घंटों इंतज़ार करवाया जाता है और उन्हें अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। जब कई घंटों के बाद ट्रेनी डॉक्टर के पिता बेटी से मिलने पहुंचते हैं तो उसकी हालत को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी हालत को देखकर हॉस्पिटल के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अनुसार फ़ोन पर कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की है, लेकिन वहां का मंजर देखकर साफ हो रहा था कि उसका रेप किया गया है और वो भी बड़े ही निर्दयता से। अब कुछ देर बाद ये खबर हॉस्पिटल के सभी जूनियर डॉक्टर तक पहुंच जाती है और सभी जूनियर डॉक्टरों द्वारा गुस्सा और गम का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि ये दरिंदगी उन्हीं के साथ काम करने वाली एक लड़की के साथ की गई थी। हद तो तब हो गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर तो सभी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि लड़की के साथ क्या दरिंदगी की गई है। उसकी दोनों आंखों से खून, गले की हड्डी टूटी, पैर की उंगली टूटी, पेट पर घाव, होठों से खून, ये सभी उस रिपोर्ट में दर्ज था। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीज़ें क्लियर नहीं थी, जैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत जिंदा रहते हुए हुई या उसके मरने के बाद। ये सब क्लियर किया जाना अभी बाकी था। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर बाकी जूनियर डॉक्टर और डॉक्टर मोमिता के घरवाले गुस्से से आग बबूला हो गए और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए और सभी ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद पूरे कोलकाता शहर में धरना प्रदर्शन शुरू होने लगे और लोगों के गुस्से और धरना प्रदर्शन के कारण कोलकाता पुलिस और सरकार पर इसका दबाव पड़ने लगा। इसके बाद अचानक मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने एक टीम का गठन किया और इस केस की जांच शुरू कर दी। इस केस की जांच पुलिस सबसे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज से शुरू करती है और सबसे पहले हॉस्टल के उस सेमिनार हॉल में ही जाँच की जाती है जहाँ से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। लेकिन इस जांच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा था या नहीं, और जांच से पता चलता है कि सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसके चलते पुलिस की चिंता और बढ़ जाती है। फिर पुलिस उस रात की कहानी जानने की कोशिश करती है और जूनियर डॉक्टर के सभी दोस्तों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि डॉक्टर मोमिता ने आखिर में अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खाया था। पुलिस उसके उन सभी दोस्तों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसने 2 बजे के आसपास खाना खाया था और उसके बाद वह सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चली गई थी। हॉस्पिटल के ज़्यादातर डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करने चले जाते थे और इसकी एक वजह यह भी थी कि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की खोज करना शुरू करती है और इत्तेफाक से उन्हें 2 ऐसे सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं जो हॉस्पिटल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है और ख़ास तौर पर रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज चेक करी जाती है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती और आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें बहुत से हॉस्टल स्टाफ, नर्स और बाकी अन्य लोग सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब इनमें से किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं, ये बड़ी चुनौती सी। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ के हेड को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उसमें जो भी हॉस्पिटल से बाहर का शख्स दिखाई देता है उन्हें मार्क करने को कहती है। जब हॉस्पिटल के हेड द्वारा फुटेज देखी जाती है
तो उसमें जितने भी शख्स दिखाई देते हैं वो सभी हॉस्पिटल स्टाफ के ही होते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें एक शख्स है जो हॉस्पिटल स्टाफ का मेंबर नहीं है, बल्कि वो एक वॉलंटियर है जो हॉस्पिटल के मरीजों को एडमिट करवाने में लोगों की मदद करता है। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम करता है। जब उसके बारे में पूछा जाता है तो उसका नाम संजय रॉय बता जाता है। हॉस्पिटल स्टाफ से जब उसके बारे में पूछा जाता है कि वह उस दिन वहाँ क्या कर रहा था, तो बताया जाता है कि उस रात वो एक पेशेंट को लेकर एडमिट करवाने आया था और वो अक्सर लोगों की सहायता करता है। उस दिन भी वो एक पेशेंट को लेकर आया था। पुलिस द्वारा संजय रॉय को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ करी जाती है। लेकिन जैसे ही संजय रॉय पुलिस के सामने आता है तो पुलिस की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ती है, जो पूरी तरीके से साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे, जिन पर खून या किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था। लेकिन गौर से देखने पर संजय रॉय के जूतों पर पुलिस को खून के निशान मिलते हैं, जिससे उसके ऊपर शक और भी ज़्यादा हो जाता है। अब पुलिस घटनास्थल यानी सेमिनार हॉल से बरामद हुई चीज़ों की खोजबीन करती है, जिसमें एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन और एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिलती है। अब ट्रेनी डॉक्टर के दोस्तों से पता चलता है कि ये लैपटॉप और मोबाइल ट्रेनी डॉक्टर का ही है, पर यह ब्लूटूथ उसकी नहीं है। अब पुलिस उस ब्लूटूथ को ट्रेनी डॉक्टर के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो कनेक्ट नहीं होता है। अब इसके बाद इस केस में मेन सस्पेक्ट यानी संजय रॉय के फ़ोन से उस ब्लूटूथ को जब कनेक्ट किया जाता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखती है तो उसमें संजय रॉय रात के करीब 3:20 पर सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई देता है और इसकी चाल से पता चल रहा था कि वो नशे में है। अब पुलिस की नज़र संजय रॉय के गले पर पड़ती है, तो जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाता है तो उसके गले में वही नेक बैट ब्लूटूथ थी जो ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास से मिली थी। लेकिन जब वह सेमिनार हॉल से वापस आता है तो गले में वो ब्लूटूथ नहीं होती है। अब इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तभी भी वो नशे में होता है और पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी वो सही से नहीं दे पाता है। अब पुलिस उसके फ़ोन से उसके कॉल लोकेशन के आधार पर पता लगाने की कोशिश करती है कि उस दिन वो कहाँ कहाँ गया था और उसके मोबाइल का डाटा खंगाला जाता है और उसी आधार पर पुलिस संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर का कातिल करार दे देती है। पुलिस की थ्योरी को माने तो 8 अगस्त की रात को संजय रॉय एक पेशेंट को लेकर एडमिट करवाने हॉस्पिटल आता है। एडमिट करके वो वहाँ से चला भी जाता है, लेकिन फिर देर रात वो एक दिन पहले एडमिट किए गए अपने किसी जानने वाले को देखने वापस हॉस्पिटल आता है। उस व्यक्ति को देखने के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पीछे बैठकर शराब पीता है और हॉस्पिटल के इधर उधर घूमता रहता है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई देता है और ठीक 40 मिनट बाद वहाँ से वापस आता हुआ दिखाई देता है। और पुलिस का मानना था कि उस रात उन 40 मिनट के दौरान ही ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया गया था। इसके बाद संजय रॉय को कोलकाता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय रॉय के मोबाइल में पॉर्न फिल्में भी डाउनलोड मिलती हैं, जिससे उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब उसके परिवार के बारे में पता करा जाता है तो पता चलता है कि उसकी एक माँ है जो अकेली रहती है और उसकी पत्नी का कुछ समय पहले ही कैंसर की बीमारी के कारण देहांत हो चुका है। उसकी एक बहन भी है जो उसकी बुरी आदतों के कारण उसे अपने साथ नहीं रखती है। अब इस सब के बाद कोलकाता पुलिस बोलती है कि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया है, लेकिन इस केस में बड़ा मोड़ तब आता है जब ट्रेनी डॉक्टर की एक और रिपोर्ट सामने आती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस केस में संजय रॉय अकेला कातिल नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि डॉक्टर मोमिता के इंटरनल पार्ट में लगभग 151 ग्राम सीमन मिला है, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता बल्कि कई व्यक्तियों द्वारा उसके साथ ये दरिंदगी की गई है। अब जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक इस केस की स्थिति ये है कि इस केस को फिलहाल सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सीबीआई के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में सीबीआई ने ऐसे कई अनसुलझे केस को अपने हाथों में लिया है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, आरुषि हेमराज हत्याकांड, कोठारी हत्याकांड प्रमुख है। दोस्तों, आगे इस केस में जो भी मोड़ आएंगे हम उन्हें आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे।
लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमसे लगातार जुड़े रहना होगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।